नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। पेपर 1 में जो ईवीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों की एनालिसिस करेंगे। पेपर 1 मतलब सीजी टेट 1 to 5 के लिए जो प्रश्न पूछा गया था उसमें से देखेंगे कि कितने प्रश्न, किन प्रश्नों के उत्तर कौन से होंगे, मतलब किसका उत्तर कौन सा होगा और हमारे पढ़ाए हुए में से कितने प्रश्न आए हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये सेट डी है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है प्याज की खेती के चरणों को लिखें। तो सबसे पहला खेत यानी जमीन को जोतना, दूसरा है प्याज के पौधों को सूखी पत्तियां हटाना, निराई करना, बीज बोना, प्याज काटना। तो एक तो सामान्य सा प्रश्न है, वैसे मैंने इसको कराया नहीं था। कोई भी खेती करेंगे तो सबसे पहले आप जमीन को ही जोतेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो कि ए से शुरू हो रहा है, उसके बाद डी होगा प्याज को बोएंगे, फिर सी होगा निराई करेंगे, अगर कुछ पत्ती वत्ती आ जाएगा तो मतलब छोटा मोटा घास उग जाएगा तो उसके बाद ई होगा प्याज काटेंगे, और प्याज काटने के बाद जब प्याज आपके पास आ जाएगा तो उसकी सूखी पत्तियां हटाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो सूर्य के प्रकाश, उसके बाद घास, उसके बाद हिरण, उसके बाद शेर। मतलब सूर्य के प्रकाश से घास ऊर्जा लेता है और घास से हिरण, घास को हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। फिर ये देखिए सीजी टेट 1 to 5 में वीडियो नंबर 3 में एकदम से बताया गया है घास, हिरण, शेर। सूर्य का प्रकाश तो कॉमन है कि कोई भी जो पौधा है वो सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा बनाता है। ठीक, चलिए और अगर ऐसा देखेंगे तो ये देखिए पूरा एक क्रम बताया गया था, पत्ती से टिड्डा, टिड्डा से इस तरीके का क्रम पूरा बताया गया था। और भी चीजें आगे, अच्छा इसका प्रश्न भी कराया था मैंने संभावित प्रश्न में, ये भी वीडियो नंबर 3 में आपको मिलेगा। और इसका ऑप्शन देखिए घास, हिरण, शेर, बीच में जो था उसको हटा दिया गया है। ठीक, लेकिन कराया है क्वेश्चन मैंने इसको। सूर्य के प्रकाश से घास के बाद हिरण, शेर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तारे चमकते हैं, इसको तो मैंने कराया नहीं था आपके वीडियो क्लास में, चूंकि ये साइंस का प्रश्न पूछ लिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण का सही विकल्प चुनिए। तो ध्यान रखेंगे इसमें कई लोगों का आंसर गलत होगा, उस चीज को ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसका आंसर होगा ए, कथन और कारण दोनों सत्य हैं। मतलब जब भी कथन और कारण वाले प्रश्न आएंगे तो पहले कारण को पढ़िएगा, उसके बाद इसलिए एक शब्द लगाइएगा ऐसे, इसलिए, उसके बाद कथन पढ़िएगा तो आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा सामान्यतः लिखा हुआ पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। इसलिए पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्यवाही की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको भी कराया था सीजी टेट के वीडियो नंबर 9 में, पर्यावरण के वीडियो नंबर 9 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 125। पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे सभी लक्ष्य दिए गए हैं, लेकिन उसमें से आपको महत्वपूर्ण लक्ष्य ज्ञात करना है या फिर महत्वपूर्ण लक्ष्य पर टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर ए, आसपास के बदलावों के अनुकूल ढलना। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय जोखिम से निपटने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी, लोगों को नए विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। डी है पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता बढ़ाना। ई है पर्यावरणीय मुद्दे से निपटने के लिए समस्याओं और उसको सुलझाने और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना। तो इसमें हो जाएगा सी, डी और ई ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ऑप्शन नंबर ए अगर देखें, अगर हम ए बी सी के अनुसार चलेंगे तो डी और ई बच जाएगा जो कि महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमको इसमें आंसर लेना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सी, डी और ई। लोगों के विषयों गंभीरता सोचना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों में सार्वजनिक वो। और ये प्रश्न भी कराया है मैंने 125 नंबर शायद, हाँ देखिए सीजी टेट के वीडियो नंबर 9 में करवाया है पर्यावरण वाले में। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को परिस्थितिकी और इसके संतुलन को समझना, इसके दुष्प्रभावों से अवगत कराना, इससे बचने के विभिन्न उपायों को परिचय कराना। इस क्रम में हम बच्चों के बीच पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और ऐसी जीवन शैली अपनाना जो पर्यावरण के हित में हो जैसे मूल्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है, बाकी जब क्लास कराता हूं तो क्लास में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताता हूं मैं, तो वहां से ये समझ वाला क्वेश्चन था। कुल मिला के एकदम डायरेक्ट प्रश्न तो नहीं पूछा है, मतलब डायरेक्ट लिखा हुआ प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन क्लास से बाहर का प्रश्न नहीं है ये, और ना ही सिलेबस से बाहर का। 126 नंबर क्वेश्चन जो पूछा था जोड़ी मिलान वाला था। प्री ऑपरेशनल चरण, सेंसी मोटर चरण,
ठोस परिचालन चरण, औपचारिक परिचालन चरण, और इसमें 4 पॉइंट दिए थे, जोड़ी मिलाना था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहला का मतलब ए का 3, बी का 1 और डी का 4। ए का 3 मतलब प्री ऑपरेशनल चरण कौन सा होगा? बच्चा शब्दावली सीखना शुरू करता है। देखिए इसमें क्या है ना, ये वाला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पर्यावरण और बाल विकास दोनों को मिलाकर के पूछा गया है। जब भी मैं पर्यावरण को पढ़ाने की बात करता हूं तो आप लोग को एक बात कहता हूं कि आप लोग को जो पेपर 1 के लिए पर्यावरण पढ़ना है वो इस तरीके का पढ़ना है जैसे कि बच्चा पर्यावरण को किस तरीके से सीखता है, समझता है। आपको उस तरीके का नहीं पढ़ना है जिस तरीके का सामान्य तौर पर पर्यावरण को पढ़ा जाता है, जो बड़े लोग पढ़ते हैं, वैसा नहीं। बच्चे के समझ के हिसाब से पर्यावरण क्या होता है वो चीज। सीजी टेट पेपर नंबर 20 कोई वीडियो नंबर 20 में कराया गया है। देखिए ये पूरा संवेदनात्मक चरण बताया गया और इसमें क्या क्या होता है ऐसे करके बताया गया। पृथ्वी में दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, या इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। चलिए अगर आपसे पूछे कि ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता तो आप कहेंगे पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी सीजी टेट के वीडियो नंबर 18 में कराया गया है। ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, जबकि दिन और रात पृथ्वी के स्वयं के अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। स्वयं के अक्ष पर घूर्णन को क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं या तो घूर्णन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें, वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी आवश्यक होगी? इसमें ग्रीन हाउस गैसेस आवश्यक होगी। और इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है? तो एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। वीडियो नंबर 29 में कराया गया है इसको। वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसें जरूरी है। ये गैसें सूरज के आने वाली अवरक्त यानी रेड जो इंफ्रारेड जो किरण होती है उसको विकिरण को रोकती हैं और उसे बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। इसके बजाय वे विकिरण को वापस पृथ्वी के वायुमंडल में भेजती हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। और ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण में कार्बन डाइऑक्साइड है। आपसे पूछ सकता है इन फ्यूचर की सहायक शिक्षक के एग्जाम में कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है तो या फिर कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसें जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। प्रश्न इस बार थोड़ा सा घुमा के पूछा है ईवीएस में, बहुत डायरेक्ट प्रश्न तो नहीं पूछा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत ज्यादा प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिलेबस के अंदर ही पूछा है। अभी तक एक ही देखा जो कि वो वाला था, सूर्य का प्रकीर्णन वाला, प्रकाश का प्रकीर्णन वाला, वही एक क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो जो बच्चे देख नहीं सकते और ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो देख नहीं सकते मतलब केवल सुन सकते हैं, तो कौन कौन से में केवल सुनने का ऑप्शन है? ध्वनि संदेशों का उपयोग करेगा तो बच्चे सुनेंगे, बिल्कुल सही। मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करेंगे तो भी बच्चे यानी बोलेंगे तो भी सुनेंगे। साथियों यानी जो और भी बच्चे क्लास में, ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, वो अगर स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो भी सुन रहे हैं। एक है ऑप्शन नंबर डी, ठोस अनुभव द्वारा। तो ठोस अनुभव नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आप ठोस अनुभव नहीं करा सकते। सामने रहेंगे तो आप उनको चीजों को दे सकते कि भाई इसको छू करके देखो, ठोस अनुभव करो, लेकिन ऑनलाइन क्लास में नहीं हो सकती। तो डी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी, यानी ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, 129 वाला क्वेश्चन हमारे मतलब उससे नहीं पूछा है कोर्स से, लेकिन आप समझ के साथ बना सकते थे। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईवीएस में शिक्षण और सिखाने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिकांश समय विद्यार्थी समूहों में होते हैं जहां शिक्षण गतिशील और सहभागी होता है, बिल्कुल सही है। गतिविधियों का फोकस चर्चा, बौद्धिक संलग्नता और निष्कर्ष निकालने पर होता है। तो दोनों सही हो जाएगा, ए और बी, मतलब 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखें, ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होती हैं किसकी? तो गणना और पूर्वानुमान की योग्यता, रिकॉर्डिंग क्षमता, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, भूदृश्यों के रेखा चित्र बनाने की क्षमता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो नंबर 18 में पूछा गया है, स्थानों को विवरण देने, दिशा निर्देश देने के लिए जरूरी होता है कि छात्रों को भाषा शब्दों का उपयोग करते समय, नक्शे को पढ़ते समय
ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए कि मानचित्र में जटिल विषय को संबोधित करे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक प्रतीक चिन्ह पूछ दिया, ऑप्शन नंबर बी होगा, कुआं देखने से ही लग रहा है। चलिए अब ये देखें, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूर्य होगा पृथ्वी बीच में और चंद्रमा साइड में होगा, तो क्या हो जाएगा चंद्र ग्रहण के दौरान ऑप्शन नंबर बी। इसको कराए थे वीडियो नंबर 18 में। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, और वही प्रश्न यहां पे पूछा है, पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखें, यदि ए जो है कीट के लिए, बी बाज के लिए, सी सांप के लिए और डी मेंढक के लिए, तो कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम होगा। तो सबसे पहले कौन होगा, कीट होगा, और कीट को मेंढक खाएगा और मेंढक को फिर खाएगा सांप और सांप को खाएगा बाज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कीट कहां है, ए। सबसे पहले ए से शुरू होगा, तो ए से शुरू हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन क्या क्रम सही है वो भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ए से शुरू हो रहा है, ए कीट, उसके बाद कीट को खाएगा मेंढक डी, और मेंढक को खाएगा सांप सी, और फिर सांप को खाएगा बाज बी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सामान्य सा प्रश्न है, अगर खाद्य श्रृंखला पढ़े होंगे तो भी बन जाएगा। देखिए वीडियो नंबर 3 में कराया गया है, घास खाता है टिड्डा को, टिड्डा मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, कीट, टिड्डा मतलब कीट। तो घास को खाएगा टिड्डा और टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप और सांप को बाज, एक लाइन में है। और यही से सेम प्रश्न पूछा है वीडियो नंबर 3। जिनके पास अभी सब्सक्रिप्शन का टाइम बचा होगा, यानी उन्होंने कोर्स लिया होगा और उनके पास अभी ये वीडियो होगा, तो वो लोग जा करके देख सकते हैं कि कौन से वीडियो नंबर, जिस वीडियो नंबर में मैं बता रहा हूं, क्या ऐसा तो नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं जो आपको गलत जानकारी दे रहा हूं, तो आप लोग एक बार जाके क्रॉस चेक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखें 135 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण का सर्वोत्तम रूप को दर्शाता है। सर्वोत्तम रूप से बाल केंद्रित दृष्टिकोण मतलब ऐसा शिक्षण पद्धति जिसमें बालक सेंटर पे होता है, यानी बालक किन चीजों को, बच्चा किन चीजों को समझता है, किन चीजों को नहीं समझता, उस हिसाब से शिक्षण पद्धति डेवलप किया जाएगा, उसको कहेंगे बाल केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण या बाल केंद्रित दृष्टिकोण। कौन कौन सा होगा, प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा गया है, तो प्राथमिक स्तर में किसी भी प्रकार से व्याख्यान नहीं होगा, सर्वेक्षण नहीं होगा, प्रदर्शन होगा, उसके बाद चर्चा होगी। तो बी और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें 136 नंबर, सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए औपचारिक स्थिति में मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी सीखने का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी सीखने के लिए मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी सीखने के रूप में मूल्यांकन। तो सही उत्तर हो जाएगा सीखने के लिए मूल्यांकन। वीडियो नंबर 7 में देखिएगा, सीखने के लिए मूल्यांकन शिक्षण और सीखने का एक दृष्टिकोण है जिसमें छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने, उनकी उपलब्धि को अधिकतम करने के लिए उनके स्वयं के मूल्यांकन के हर पहलू को शामिल किया जाता है। ये वीडियो नंबर 7 से पूछा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 137 नंबर, ए और आर दोनों दिया है और पूछता है, ऑप्शन दिया है, मतलब कथन और कारण दिया है और नीचे में ऑप्शन दिया है। कथन है कि सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ईवीएस शिक्षकों को प्रौद्योगिकी यानी मल्टीमीडिया सामग्रियों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मल्टीमीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को रोचक और गतिशील शिक्षण प्राप्त होता है, तो दोनों सही है। मैं बताया था कैसे, कथन और कारण जैसे आएगा तो आप पहले क्या पढ़ेंगे, कथन पढ़ेंगे, सॉरी कारण पढ़ेंगे। तो कारण पढ़ता हूं, मल्टीमीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को रोचक और गतिशील अनुभव प्राप्त होते हैं, इसलिए सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ईवीएस शिक्षकों को प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया सामग्रियों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। ऐसा पढ़ के देखेंगे तो वैसे भी आपको उत्तर सही तक पहुंच सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138 देखें, छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती है ताकि वो उन जानवरों में रंग भर सके, घरों जो उनके घरों में नहीं रहते, मतलब बाहर रहते हैं कहीं, मतलब जंगल, जो उनको देखा, जिसको उसने देखा नहीं, जैसे शेर का दे दिया, हिरण के दे दिया, भालू के दे दिया, जो कि उनके घर में नहीं रहते, बाहर रहते, अब उनको तस्वीरों में रंग भरने के लिए दिया गया है। इससे हम छात्रों को क्या समझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए अवलोकन, डाटा एकत्रीकरण, रचनात्मक सोच और वर्गीकरण। तो क्या क्या समझा सकते हैं, डेटा एकत्रीकरण समझा सकते हैं कि कौन सा जानवर किस रंग का होता है, उनके पास डेटा वो एकत्रित करके रखेंगे।
रचनात्मक सोच वो एक जानवर जो भालू जो है काला रंग का है, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा रचनात्मक सोच की वजह से हरा रंग का भालू बना दे। वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब कौन से कौन से जानवर शाकाहारी, कौन से जानवर मांसाहारी, ऐसे भी वो वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी और सी, मतलब बी सी डी तीनों हो जाएगा, अवलोकन नहीं होगा। ठीक है, अवलोकन नहीं होगा, अवलोकन के छोड़ करके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी सी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया, कारण सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित कर दी। तो फिर से वैसे ही पढ़ते हैं, देखते हैं। सरकार ने शादी की उम्र 21 वर्ष, सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की, इसलिए शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया। नहीं, गलत हो जाएगा। वैसे तो आप पढ़ेंगे तो दोनों ही कथन आपको सही लगेगा, लेकिन गलत बात है। कैसे? शारदा एक्ट 1929 में बना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष, लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की है वर्तमान में। लेकिन आपसे जब ये प्रश्न पूछ रहा है तो शारदा एक्ट के अनुसार पूछ रहा है। तो शारदा एक्ट के अनुसार लड़का, मतलब जो लड़की है उसकी उम्र कितनी थी? मिनिमम 14 वर्ष होनी चाहिए, लड़का की उम्र मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है। तो जो भी होगा उसको मार लेंगे टिक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है, तो क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न से पहले वीडियो नंबर 24 में इन्हें पढ़ाया था बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट 1929 के एक्ट के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह प्रतिबंधित था। तो यहीं से प्रश्न पूछा है, दोनों बातें। अगला प्रश्न देखिए, तंबाकू के धूम्रपान से, यानी सिगरेट बीड़ी ऐसा पीते हैं तो कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है? तो फेफड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको भी मैंने कराया था, ये देखिए। श्वसन की प्रक्रिया में सम्मिलित शरीर, ये श्वसन वाले भाग में कराया था मैंने। धूम्रपान करने से श्वसन अंग फेफड़ा प्रभावित होता है, एक लाइन में लिखा है और वहीं से प्रश्न पूछा। एकल परिवार, जब पर्यावरण की शुरुआत ही की थी मैंने, तो पहले दूसरे वीडियो में ही इसको कराया होगा। एकल परिवार में कौन आते हैं? माता पिता और उनके बच्चे, यानी 2 पीढ़ी के लोग जब रहते हैं तो उसको एकल परिवार कहते हैं। जैसे माता पिता एक पीढ़ी हो गया, उनके बच्चे दूसरी पीढ़ी, एकल परिवार, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। कभी कभार पति का अविवाहित भाई या बहन भी उसके साथ रह सकते हैं। यह सब विस्तृत परिवार होगा। एकल परिवार में एकदम लाइन बाय लाइन बताया, और देखिए पूरा फोटो वीडियो नंबर 23 में इसको पढ़ाया है। अब अगला देखते हैं, वीडियो नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 142। फ्रोबेल, रूसो, रेमांड और मॉन्टेसरी बताया है, और इसमें जोड़ी मिलाने के लिए बोला है। तो विद्यालय बचपन का घर है, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं, प्रकृतिवादी दार्शनिक, परिवार सीखने का प्रथम स्थान है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 2। फ्रोबेल माता आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं। बी का हो जाएगा आपका रूसो, मतलब बी रूसो का हो जाएगा आपका 3, प्रकृतिवादी दार्शनिक था रूसो। सी यानी रेमंड का हो जाएगा आपका 4, परिवार सीखने का प्रथम स्थान होता है। और मॉन्टेसरी का हो जाएगा 1, यानी विद्यालय बचपन का घर है। ऑप्शन नंबर सी। शायद इसको मैंने नहीं कराया। संक्रामक रोग कौन सा है? कैंसर, एनीमिया, एचआईवी, खसरा। तो कैंसर किसी प्रकार से संक्रामक नहीं है, एनीमिया भी संक्रामक नहीं है, एचआईवी और खसरा संक्रामक है। तो हो जाएगा आपका 3 और 4 सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। वीडियो क्रमांक 28 में वायु द्वारा फैलने वाले कुछ सामान्य रोग खसरा, टीबी, सर्दी जुकाम, एचआईवी हैं, जो कि संक्रामक रोग के श्रेणी में आते हैं। संक्रामक रोग जिसके अंतर्गत वायु से फैलने वाले संक्रामक रोग में ये पढ़ाया हूं वीडियो नंबर 28 में। इसके अलावा और भी संक्रामक रोग का सूची दिया था, उस सूची में भी मैंने बताया था वीडियो नंबर 28 में ही कि खसरा, एड्स, ये सब संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। अगला, डीपीटी का टीका किसके बचाव के लिए लगाया जाता है? तो पीलिया को काट दीजिए, डिप्थीरिया का, टिटनेस, काली खांसी हो जाएगा, मतलब 2, 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको भी कराया है मैंने टीकाकरण वाले में। देखिए, चेचक, रेबीज, पोलियो, डिप्थीरिया, छोटी माता, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी के लिए टीके बनाए जा चुके हैं, परंतु कई घातक रोगों के टीके अभी नहीं बनाए गए। डीपीटी टीका डिप्थीरिया,
पर्टुसिस काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो यही पूछा है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। इसी काली खांसी को पर्टुसिस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम से। तो कभी पूछ लिया काली खांसी की जगह में पर्टुसिस लिख दिया तो वहां पर भी आपको तैयार रहना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी महिला के गले में की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है तो उसे किस खनिज की कमी हो जाती है? आयोडीन की कमी की वजह से यहाँ का जो घेंघा रोग होता है, यहाँ पे गला बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वीडियो नंबर 27 में कराया गया है, आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन्स का प्रमुख अवयव है, उपापचय नियंत्रण इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। और घेंघा रोग मतलब गले का वृद्धि होना, मतलब असामान्य वृद्धि। मानव के पाचन तंत्र के मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक के अंगों को व्यवस्थित करिए, यह भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 के बाद 3 के बाद 4, सॉरी 1 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 5 के बाद 4 और उसके बाद 6। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। कहां पढ़ाया था? वीडियो नंबर 26। देखिए इमेज भी लगा है पूरी तरीके से। इसके अलावा यहां पर भी बताया गया था इसके आगे वाले, उसी वीडियो नंबर 26 में। खाद्य जाल क्या है? खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है जिसको खाद्य जाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो नंबर 3 में बताया गया है, प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं पृथक न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसी को खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल के टॉपिक में पढ़ा है। 148 देखें, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? उत्पादक है, उपभोक्ता है, उपरोक्त दोनों है या अपघटक है? तो कौन है? वो उपभोक्ता है, यानी खाने वाला है, बनाता नहीं है ना भोजन। उत्पादक कौन है? उत्पादक है आपके घास, मतलब वनस्पति। ये था वीडियो नंबर 3 में बताया गया था, पढ़ाया था मैंने। एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य प्राथमिक के साथ साथ द्वितीयक उपभोक्ता होता है, किसी प्रकार से उत्पादक नहीं होता है। इसका एक प्रश्न भी कराया था वीडियो नंबर 3 में ही, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी। तो सेम प्रश्न पूछा है एक तरीके से कहे तो। अब मरुस्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में के घटक होते हैं गर्मी, मृदा, जल, कंटीली झाड़ियां, ऊंट, पेड़, बकरी, चूहे। उपरोक्त में से सही विकल्प कौन सा होगा? तो मरुस्थलीय प्रकृति तंत्र में क्या आ जाएगा? गर्मी तो होगा, मृदा भी होगा, जल भी होगा, तभी तो कुछ चीज चलेगा। कंटीली झाड़ियां होती हैं, ऊंट, भेड़, बकरियां, चूहे भी होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो नंबर 2 में कराया गया है, प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत देखिए, ये मरुस्थल वाला जो भाग है जिसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पे मरुस्थलीय परिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में पूछा गया मरुस्थल वाले भाग से, और वहीं से मैंने प्रश्न कराया है, उसको आगे देख लेते हैं। ये देखिए, उदाहरण के लिए मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु अपने आप को वहां की परिस्थितियों के अनुरूप कम वर्षा, पथरीली अथवा रेतीली मिट्टी, अत्यधिक तापमान अर्थात गर्मी जो पूछा है, अपने आप को ढाल लेते हैं। वहां की झाड़ियां कंटीली होती हैं, ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। तो यहीं से पूछ लिया प्रश्न। 150 नंबर प्रश्न देखिए, घास के पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होंगे। नीचे से ऊपर की ओर मतलब जीव भार मतलब बायोमास के बारे में पूछा है। कुछ ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, पहले तो उत्पादक होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में उत्पादक पहले दिया है और डी में दिया है, सभी में दिया है। तो ठीक है, तो जिसमें उत्पादक पहले नहीं दिया है उसको काट देते। दूसरा देखिए, फिर उत्पादक के बाद आएगा प्राथमिक उपभोक्ता, तो जिसमें 2 दिया है वो होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीयक उपभोक्ता के बाद तृतीयक उपभोक्ता, तो यही ऑप्शन नंबर बी ही सही उत्तर है। इसको भी कराया था मैंने। ये देखिए, चारागाह बायोम, इसी में पहले प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उच्च श्रेणी उपभोक्ता, सेम वीडियो नंबर 3 में। और इसमें आगे भी कराया, देखिए घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम यानी बायोमास का क्रम पूछा है। तो पहले घास आएगा यानी प्राथमिक उत्पादक आएगा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता जिसमें कीड़े मकोड़े हुए, द्वितीयक उपभोक्ता चिड़िया मेंढक, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता सांप, पक्षी, गिद्ध, ये सब चीजें। इस प्रकार से हमारा मैंने एनालिसिस किया। लगभग जो इस बार सीजीटेट पेपर 1 हुआ, उस पेपर 1 में 30 प्रश्न ईवीएस से पूछे गए, पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए। पर्यावरण में जैसा कि मुझे उम्मीद था कि लगभग 30 में से 28-29 प्रश्न, मैं 30 में से 30 टारगेट लेकर के चलता हूं कि कंटेंट इतना बेहतर हो कि बाहर से प्रश्न ना पूछे, लेकिन 30 में से 29-28 प्रश्न का मेरे को उम्मीद था कि आएगा, लेकिन इस भाग में मैं निराश रहा। लगभग 21 प्रश्नों के लिए
लगभग 21 प्रश्नों के लिए मैंने आपको यहां पे बताया 21 प्रश्न, जो कि प्रिंट फॉर्म में आपको दिखाया कि वो सब चीजें पिछले बार मतलब ये सीजी टेट का जो हमने एग्जाम के लिए पढ़ाया था उसमें से आया था। लेकिन 4 प्रश्न ऐसे हैं एनालिसिस के दौरान मैंने देखा कि 4 प्रश्न ऐसे हैं जो कि मैंने पढ़ाया तो है लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मेरे को प्रिंट फॉर्म में वो नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं क्लास के दौरान पढ़ाया हूं ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो लगभग 25 प्रश्न मैं कह सकता हूं कि डायरेक्टली पढ़ाए हुए में से आए हैं और 5 प्रश्न जिसमें साइंस के कुछ प्रश्न डाल दिए गए, कुछ इधर उधर के प्रश्न डाले गए जो कि हमारे पढ़ाए हुए में से नहीं आए, या कह सकते हैं कि वो सब चीजें जो थी 2-3 प्रश्न तो आउट ऑफ सिलेबस थे, जैसे साइंस से डाल दिया, कहीं और से डाल दिया, वो डाल दिया, आउट ऑफ सिलेबस थे। लेकिन 1-2 प्रश्न और अगर थोड़ा अच्छे तरीके से मैं पढ़ाया होता तो कम से कम 27 प्रश्न तक तो मैं पहुंच ही जाता। कोशिश तो मेरी थी कि पूरा 30 के 30 आए, लेकिन ये मेरी नाकामयाबी है कि लगभग 25 प्रश्न ही हमारे पढ़ाए हुए में से आए हैं। लेकिन आने वाले समय में जब सहायक शिक्षक का एग्जाम होगा तो हम इसको अपडेट करेंगे और अपडेट करने के दौरान मेरी कोशिश होगी कि इस बार जो सहायक शिक्षक का एग्जाम हो उसमें 25 प्रश्न ना आए बल्कि 30 के 30 प्रश्न आए। आपका काम क्या है, पूरी तरीके से घोल के पी जाना है जो पढ़ा रहा हूं उसको, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। ये 5 प्रश्न जो आया ये हमारे लिए नाकामयाबी है, एक्स्ट्रा जो आया जो नहीं फंसा कंटेंट से वो नाकामयाबी है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, सहायक शिक्षक के लिए ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध है जिसका फीस 3,999 रुपए है, ऑफर में 2,499 रुपए में मिलेगा। इसमें आपको वीडियो क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सभी चीजें मिलेंगी। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक होगी। और अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे 94 064 21 014 इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा। जो भी कोर्स लेना है, सहायक शिक्षक का लेना है तो सहायक शिक्षक का, और शिक्षक का लेना है तो शिक्षक का, मैसेज करके आपको पेमेंट डिटेल भेजा जाएगा। पेमेंट करेंगे उसके बाद कोर्स आपका एक्टिवेट होगा। यही प्रक्रिया है कोर्स लेने की। तो जो बच्चे भी इच्छुक होंगे, एग्जाम तक वैलिडिटी है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। एग्जाम में लेट लतीफ भी होता है तो आपका कोर्स चलता रहेगा आपके एग्जाम तक। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप में मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा अगले वीडियो में। कई लोगों का मैसेज है, कई लोगों का नीचे कमेंट है पुराने जो वीडियो मैंने एनालिसिस वीडियो बनाए हैं उसमें कि जो पेपर 2 है उस पेपर 2 का भी करवाइए। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कराएंगे। हमारे लिए भी एक परीक्षा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट से प्रश्न पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे। आपकी बस परीक्षा नहीं है, हमारे लिए भी परीक्षा है। अगर कंटेंट से प्रश्न आएंगे तो फिर पढ़ाना वर्थफुल है, मीनिंगफुल है, फ्रूटफुल है, नहीं तो सब बेकार है। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।